ऐसा हर्ष मंदर वो व्यक्ति ने असम में आके एनआरसी को बर्बाद किया। अगर मैं रहता था ना, ये हर्ष मंदर को मैं सिखा देता। अभी भी वो मेरा ऊपर केस दिया है ना, तो आप देखिए हर्ष मंदर का ऊपर कितना केस गिरेगा। कम से कम 100 केस उनका ऊपर पड़ेगा, इसलिए मेरा पास मटेरियल है केस देने के उनका ऊपर। वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाने वाले और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली उसके सदस्य रहे हर्ष मंदर अब आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के पीछे पड़ते हुए दिख रहे हैं। लंबे समय तक वो पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने कैंपेन किया था और वहाँ से उनको कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। पैसे जरूर बहुत सारे हो सकता है हासिल किए हों, एनएसी के सदस्य रहे हों। तो दो चीज़ तो स्पष्ट है। पहली ये कि ये जो तथाकथित इम्पार्शियल होने का दावा करने वाले हर्ष मंदर ये कांग्रेस के साथ मिलके काम करते हैं, तो इनका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो ये निष्पक्ष नहीं है। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि इनको बीजेपी के नेताओं में हेट स्पीच नज़र आती है, लेकिन बाकी किसी प्रदेश के नेता में हेट स्पीच नहीं नज़र आती है। विशेष रूप से अगर वो कांग्रेस का हो तो उसको ये बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं। शायद ये 20 साल पहले जब करते थे तो उससे बचकर निकल के भी जाते थे, लेकिन अब नहीं बच पाते हैं। ये बुरी अच्छी तरह से एक्सपोज्ड हैं। और जो बात निकल करके आई इनके बारे में कि ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे, 2000 रॉयट्स के बाद इन्होंने त्याग पत्र दे करके सामाजिक सेवा में लग गए। अब 2002 के रॉयट्स की बात तो ये जरूर करते हैं, लेकिन ये गोधरा ट्रेन बर्निंग की बात नहीं करते हैं। अब चूंकि ये कहने के लिए हर्ष मंदर हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये कि ये प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं। तो इनको सोनिया गांधी ने अपने साथ क्यों रखा, क्यों इनको सेलेक्ट किया, अब उसमें बहुत सारे लोग हैं। सोनिया गांधी के जो एनएसी थी उसमें ऐसे ही सारे लोग थे। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। अभी इन्होंने एफआईआर हौज खास पुलिस में दिल्ली में किया है, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा को बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच की बात की है। वो मसला यही है कि अगर कोई मियाँ मुस्लिम जो है 5 रुपए मांगता है तो उसको 4 रुपए दो। मियाँ मुस्लिम का जो बंगाली जो आसामी मतलब है, जो आसाम में जो एक बात है वो ये है, मियाँ मुस्लिम वो हैं जो बांग्लादेश सी मुसलमान हैं। जो असमिया स्पीकिंग या इंडियन मुस्लिम है उनके बारे में, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको जो ये भारत में इन्फिल्ट्रेट करके रह रहे उनकी बात है। अब इसमें क्यों इतना बुरा लगा, और जो बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिएक्शन में कही वो उससे समझ में आता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ये बात कही कि हम इसको ऐसे ही, मतलब जिसका मतलब होता है कि हम इसको ऐसे ही इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने एफआईआर फाइल किया तो उसका जवाब माकूल तरीके से दिया जाएगा। हमारे पास 100 एफआईआर के डॉक्यूमेंट्स हैं और उन पर भी एफआईआर होगा। एक बात है, ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा का अपना तरीका है जवाब देने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो देश के लिए बहुत लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये जो एनआरसी का मामला है उसको इन्होंने सबोटाज किया, और ये इसी तरह का काम करते रहे। इनके हिसाब से जो लोग स्टेटलेस हैं उनके बारे में किसी स्टेट को सिंपैथेटिक होना चाहिए,
अब स्टेटलेस लोग, कितने स्टेटलेस लोगों को भारत के लिए भारत सिंपैथेटिक होकर के और आ रहा है। अब वो स्टेटलेस लोग क्या डिलिबरेटली अपना देश छोड़ करके भारत में नहीं शरण ले रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये जो भारत में लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश के एम्प्लॉयमेंट पर और इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर, पानी, जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जिस पर इस देश के नागरिकों का हक है, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? ऐसा हर्षमंदर वो व्यक्ति ने असम में आके एनआरसी को बर्बाद किया। अगर मैं रहता था ना, ये हर्षमंदर को मैं सिखा देता। अभी भी वो मेरा ऊपर केस दिया है ना, तो आप देखिए हर्षमंदर का ऊपर कितना केस गिरेगा। कम से कम 100 केस उनका ऊपर पड़ेगा, इसलिए मेरा पास मटेरियल है केस देने के उनका ऊपर। जो एनआरसी है, एनआरसी में जिस तरह से मामला अदालत में गया और उसके बाद फाइनली एनआरसी अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, उस सब को लेकर के बड़ी चिंता वाली बात रही है। और हेमंत बिस्व शर्मा ने तो ये भी कहा कि शायद वो अगर अथॉरिटी में होते, जब ये खुराफात कर रहे होते, तो उनको उन्हीं की भाषा में, मतलब हर्षमंदर को उन्हीं की भाषा में वो जवाब देते, और अभी कह रहे हैं कि वो उनको उसी भाषा में जवाब देंगे। खैर, वो पॉलिटिकल मामला है, वो उसको निपटेंगे। लेकिन किसी हर्षमंदर को इस सेलेक्टिवली केवल किसी हेमंत बिस्व शर्मा की या नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों वो किसी कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट, मतलब वो केरला के मुख्यमंत्री, या वो जब तमिलनाडु का नेता हिंदू के इरेडिकेशन की बात करता है, तब वो इस तरह का एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? जब कोई नेता कर्नाटक का इस तरह की बात करता है तो वो कोई बात क्यों नहीं बोलते हैं? जब कोई तेलंगाना का नेता इस तरह की बात करता है तो वो क्यों नहीं बोलते हैं? जब कोई वो AIMIM का नेता इस तरह की बात बोलता है तो वो क्यों नहीं बोलते हैं? जब कोई तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता इस तरह की बात बोलता है कि हम अब 30% हो गए हैं और 60% हो गए हैं और हम हिंदुओं के साथ ऐसा कर देंगे, तब हर्षमंदर की आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो हर्षमंदर की सिलेक्टिविटी है, और सिलेक्टिविटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो सीधे सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह से काम करते हैं, और वो प्लस उनकी अपनी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, उस रिलीजियस आइडेंटिटी के तहत वो काम करते हैं। इसलिए वो इम्पार्शियल नहीं है। इम्पार्शियल ना हो करके वो एक योजना तरीके से, और इस बात की भी कोई मतलब इस बात को आप नकार भी नहीं सकते हैं कि उनको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स दिए जाते हैं और वो उन कमांड्स पर एक्ट करते हैं। अब चूंकि हौज खास के आसपास उनका ऑफिस है, तो वहीं से वो काम करते हैं। जो इनका एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो काम करते हैं, तो ये उन्होंने वहाँ से ये FIR किया होगा। तो खैर, वो FIR को किस तरह से उन्होंने किया है, क्या किया है, उसको जो है वो डील करेगी जो उनकी टीम है हेमंत बिस्व शर्मा की। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है NRC वाला, या जो इनका अपना जो एक कैंपेन चलता है, मतलब जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उसके अलावा जो मतलब और जो है वो, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या और भी जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, उनके लिए ये जो काम करते हैं,
वो कुल मिला करके उसका जो एजेंडा है वो किसी तरह से जो है वो बीजेपी नेताओं के लिए टारगेट होता है और जो हिंदू कॉजेज़ हैं उनके खिलाफ होता है। ये एक वो एजेंडा के तहत काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कोई मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसमें जो है फूड एंड सिक्योरिटी बिल, लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन जो बिल जिसको फाड़ दिया था राहुल गांधी ने, ये कुल मिला करके एक कार्यक्रम है, एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत काम करते हुए नज़र आते हैं और उस हर जगह एक्टिव हो जाते हैं। जैसे CAA जो है वो किसी के नागरिकता न लेने का बिल था, लेकिन उसको एक इंटेलेक्चुअल जामा पहना करके ये बताने की कोशिश की गई कि जो CAA है वो NRC के साथ मिल करके यहाँ के लोगों की, विशेष रूप से मुसलमानों की नागरिकता छीनने का काम है, जो पूरी तरह से झूठ था। और ये इसी तरह के झूठ फैलाने में उस्ताद हैं। और ये वही टीम थी जिसने जो कम्युनल जो एक बिल आया था, कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, उस बिल के पीछे इन्हीं मतलब हर्ष मंदर जैसे लोगों की का ही दिमाग था, जिसमें सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट किए जाने का प्लान था, जिसको विरोध के बाद टाल दिया गया। वो एग्जैक्टली ऐसा ही बिल था जैसा अभी UGC ने लाया है, जिसमें उसमें रिलीजन की बात थी कि हिंदुओं को अगर कहीं राइट्स होता तो हिंदुओं को ही साबित करना पड़ता कि नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं थे। ये एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा अभी UGC का बिल आया था, जिसमें अपर कास्ट को लेकर के इसी तरह के प्रोविजंस का है। तो ये एक नेटवर्क है जो भारत में इस तरह के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर के आता है और मुश्किल पैदा करता है। जो भारत के लोग हैं उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करता है और लड़ा करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो हर्ष मंदर को शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका था वो, और जो हेमंत बिस्व शर्मा का काम करने का तरीका है वो, उनको उसके अंतर की समझ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बोले जो भी करना होता था करते थे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जवाब भी देते हैं। अब इसमें मामला जरूर आगे बढ़ेगा, हम सबकी नज़र रहेगी, देखते हैं आगे क्या होता है, नज़र बना कर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।